सर मेरी अटेंडेंस लगा दें 423 की। ओके, अटेंडेंस लग गई आपकी। जी तो मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ नाइट्रो ग्रुप की हमने बात की थी कि अगर हम नाइट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पे दिखाते हैं तो पैरा पोजीशन पे वो इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाता है और मीज़ोमेरिक इफेक्ट भी दिखाता है। ठीक है, दोनों का विथड्राइंग इफेक्ट है। अगर वो मेटा पोजीशन पे लगा हो तो फिर वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, और अगर ऑर्थो पे लगा हो तब भी वो मीज़ोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों दिखा सकता है। तो हमने सी और ए का कंपैरिजन किया था। हमने बताया कि सी के अंदर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस इसमें कम है, इस वजह से इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। उसके बाद फिर हमने बात की थी इनकी एसिडिटी के बाद, नेक्स्ट ये है फिनोल। इसमें हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है और इसमें पैरा पोजीशन पे। आपको बताना है कि किस एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आपने ये देखना है कि जो प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी है वो सबकी सेम है। ठीक है, सबकी प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी सेम है, क्योंकि सारे प्रोटॉन डोनर्स सेम है, एक ही ग्रुप है, OH ग्रुप सबका सेम है, यानी डोनेट करने की एबिलिटी सबकी सेम है। तो फिर नेक्स्ट दूसरी चीज़ आ जाती है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन फॉर्म्ड आफ्टर द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, कि जब ये प्रोटॉन डोनेट हो जाता है तो उसमें ये एनाइन बनता है, तो उस एनाइन की स्टेबिलिटी कितनी होगी, जितनी ज़्यादा वो स्टेबल होगा एनाइन उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसमें अगर नेगेटिव चार्ज हो ऑक्सीजन पर चारों में तो हम देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबलाइज एनाइन होगा। ठीक है, स्टेबलाइज एनाइन वही होगा जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें नेगेटिव चार्ज नीचे कॉन्जुगेट होगा, लेकिन नीचे खींचने वाला ग्रुप कोई नहीं है, ठीक है, जस्ट कॉन्जुगेट होगा। इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उधर से ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इधर से ये भी डोनेट कर रहा है, तो इसमें तो ये अनस्टेबल हो रहा है केस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल केस है। इसके बाद सी ऑप्शन में देखें तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा नाइट्रो ग्रुप का, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे मौजूद है। और पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप हो तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों काम करते हैं, यानी कि दोनों के जरिए वो इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करेगा। तो ये एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप नीचे खींचेगा दोनों इफेक्ट के जरिए, इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा नीचे खींचेंगे, नेगेटिव चार्ज इसमें कम होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज एनाइन होगा, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनोल। और इसके बाद फिर मेटा नाइट्रोफिनोल आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये टॉलुइन वाला, जिसमें ऑप्शन बी ये लास्ट पे और ऑप्शन ए जो है वो थर्ड पे आ जाता है। तो DCAB इसका ऑर्डर बनता है। अच्छा, इसके बाद ये एक मेरे पास पैरा नाइट्रोफिनोल है, मेटा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसमें अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं कि एसिडिटी किसकी ज़्यादा है, तो OH ग्रुप का सबका सेम है। ठीक है, दूसरी बात एनाइन की आ जाती है, तो एनाइन की स्टेबिलिटी तीनों में देखें तो ये नाइट्रो ग्रुप इसमें नीचे खींच रहा है, इसमें भी नाइट्रो ग्रुप है, इसमें भी। इसमें नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, और इसमें नाइट्रो ग्रुप दोनों प्रॉपर्टी दिखा सकता है। ठीक है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखा सकता है और इसमें दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट भी दिखा सकता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज एनाइन होना चाहिए, तो ये सी, फिर ए और फिर लास्ट पे बी। ये ऑर्डर बनना चाहिए इसका, लेकिन ये ट्रू ऑर्डर नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये ऑर्डर ट्रू नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो ऑप्शन सी है इसमें ये जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये नाइट्रो ग्रुप हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ये देखें, इसके पास लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर दो कंडीशंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हैं तो तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? कि जो हाइड्रोजन एटम है
वो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है। तो इसमें एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाइड्रोजन बाकी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन हो जो दूसरे मॉलिक्यूल का या कोई और ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और इस H प्लस को जाने ही नहीं देगा, यानी इस H प्लस की डोनेशन ही कम हो जाती है, H प्लस को डोनेट ही नहीं होने देगा। तो जब ये डोनेट ही नहीं होगा तो फिर तो ये वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वीक एसिड है। सी ऑप्शन इसके बाद आता है, ठीक है, ए के बाद। तो ए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और उसमें फिर ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसके बाद आता है, और फिर लास्ट पे आपके पास आता है बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना कि ये देखें इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ था नाइट्रो ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये इसमें भी हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन स्क्रीन बॉन्डिंग। शो नहीं हो रही। हाँ जी बेटा, अब शो हो रही है? जी, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, हो रही। ओके, सो इसमें भी हाइड्रोजन मौजूद है CH3 के अंदर। CH है ना, हाइड्रोजन है, नाइट्रो ग्रुप के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशंस बताई हैं। एक कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए, वो तो है, इसके पास लोन पेयर तो है ऑक्सीजन के पास। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो ये कार्बन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव तीन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इन तीनों में ये कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती तो इसलिए ये सर सेकंड कंडीशन क्या बताई है आपने? कि जो हाइड्रोजन एटम है, ये जो हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है, ये किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे फ्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन। अगर इन तीनों के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो तभी नहीं वो हो रही। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है। ठीक हो गया, जैसे इस केस में है, ये OH ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, अगर यहाँ पे कार्बन होता ऑक्सीजन की जगह पे तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती थी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये? हाँ जी, क्वेश्चन कोई क्लियर हो गया बेटा? आगे चलें। यस सर। ओके, यस सर, चले आगे। चले, ये देखें जी, हमने ये पढ़ लिया सारा, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट हम बताएंगे। डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल विद करॉस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द सेम टाइम एट अदर पोजीशन। कि जब एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल में दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी को हम रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं या रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें आप एनिलीन की एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें आप नाइट्रोबेंजीन की एग्जांपल दे सकते हैं, ये एग्जांपल मैंने पढ़ा दी हैं आपको। उसमें आप फिर दो ग्रुप्स की बात करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। डोनेटिंग ग्रुप्स को हम M+ और विद ड्राइंग ग्रुप को हम M- के साथ शो करते हैं। ठीक है, और जनरली ये होता है कि जो विद ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स होते हैं, उनमें जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो -M इफेक्ट शो करता है, और जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट शो करता है। ठीक हो गया, उसके बाद ये डिफरेंट हमने ग्रुप्स में भी स्टडी किए कि इनकी जो डोनेटिंग एबिलिटी है या विद ड्राइंग एबिलिटी है वो डिफरेंट है। फिर हमने
ये भी बात की कि जो M+ या सर जी M-, वैसे जो मीजोमेरिक इफेक्ट है और जो लोकलाइजेशन है उनके दरमियान उनमें इतना कोई खास मुझे तो फर्क नहीं लगता कि मतलब इसमें भी ये है कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो दूसरी जगह पे डेफिनेटली ज़ाहिर ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ जी, और जो लोकलाइजेशन होती है उसमें भी ऐसे ही होता है तकरीबन हाँ, तकरीबन मतलब यही बात होती है। बिल्कुल यही चीज़ है, डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस, ये चीज़ें एक ही है, ठीक है। रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही चीज़ है, ठीक है। बस इसमें ये फ़र्क रखना है कि जो रेजोनेंस है वो जनरल टर्म है, जनरल टर्म, और जो मीजोमेरिक इफेक्ट है ये थोड़ी स्पेसिफिकेशन आ जाती है इसमें कि मीजोमेरिक में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे बेंजीन की तरफ डोनेट होती है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर बेंजीन से ऊपर जाती है, ठीक है, यानी कि विदड्रॉ होते हैं या डोनेट होते हैं, ठीक है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों तरह का हो सकता है, टाइप्स हैं। और जो रेजोनेंस है वो ये दोनों है, ये भी रेजोनेंस फॉर है, ओनली रिंग्स। नो, सिर्फ रिंग्स के लिए नहीं है, ये रिंग्स के लिए नहीं है, ये मीजोमेरिक इफेक्ट अनसैचुरेटेड सिस्टम पे काम करता है। ये देखें, ये यहाँ पे कि जहाँ भी रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट है वो कहाँ ऑपरेट कर सकता है, अनसैचुरेटेड सिस्टम में, यानी जहाँ भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ भी हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो उसमें रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है, उसमें मीजोमेरिक इफेक्ट हो सकता है। ओके जरूरी ओके नहीं है कि सर। वो रिंग का ही हो, डबल बॉन्ड दूसरे भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इसी इफेक्ट के जरिए हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को देखना है। फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एथेनॉल, एथेनॉल वाई। तो आप कहेंगे कि इनकी जो एसिडिटी है, देखें एसिडिटी, अब हम एथेनॉल को एसिड के तौर पर ऐड करवाते हैं तो H+ आयन डोनेट होगा, ये चला गया तो ये नेगेटिव आयन बन गया। इसी तरह फिनोल भी नेगेटिव आयन बनेगा। अब अगर फिनोल जो नेगेटिव आयन बना है एनाइन, इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अंदर बेंजीन की तरफ डोनेट हो सकता है और रेजोनेंस मिल सकती है, डीलोकलाइजेशन हो सकती है इस नेगेटिव चार्ज की। लेकिन एथेनॉल में क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, इसमें अनसैचुरेशन नहीं है, यानी ये नेगेटिव चार्ज इसमें मूव नहीं कर सकता, डीलोकलाइज नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टेबलाइज नहीं होगा एनाइन। तो इसमें एथेनॉल का जो एनाइन है वो स्टेबलाइज नहीं है, फिनोलिक आयन स्टेबलाइज एनाइन है, तो इसलिए फिनोल ज़्यादा एसिडिक होगा, ये क्योंकि इसका एनाइन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक हो गया। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ बेस है, NH3 अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है NH3 इज मोर बेसिक देन एनिलीन, के अमोनिया एनिलीन से ज़्यादा बेसिक है। तो बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे, डोनेशन ऑफ लोन पेयर पे। इन दोनों केसेस में डोनेशन यानी कि NH3N के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कितने जल्दी डोनेट हो सकता है। अब अगर हम एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन में जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के अंदर चला जाता है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, ये डीलोकलाइजेशन में चला गया है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ही कोई नहीं रहा, फिर ये इसको मिला आखिर में आके, और फिर अगले स्टेप में वो फिर चला जाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब जो एनिलीन में लोन पेयर है वो अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए, और जो अमोनिया पर लोन पेयर है वो तो रेडली अवेलेबल है, हर वक्त अवेलेबल है, इसको तो कोई मसला नहीं, इसने तो कोई कॉन्जुगेशन में कहीं भी नहीं जाना, ये तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए NH3 अमोनिया ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा विद रिस्पेक्ट टू एनिलीन। ठीक है। उसके बाद स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी कि हमने ये देखना है कि जो रेजोनेंस है उसमें अगर कहीं स्टेरिक इफेक्ट आ जाता है, यानी कोई बल्कि ग्रुप्स आ जाते हैं, यानी कोई ऐसे ग्रुप आ जाते हैं जिनकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है, ठीक है, यानी कि बल्कि ग्रुप्स की वजह से हिंड्रेंस क्रिएट हो जाए, उसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। जैसे कि एग्जांपल है, ये देखें 2,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटाडाइईन,
ठीक है, जिसमें ये देखें, इसमें ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अवेलेबल है, तो इसमें ये कॉन्जुगेशन हो सकती थी, लेकिन इस पे क्योंकि ये बल्कि ग्रुप्स मौजूद हैं, ये CCH3 CCH3, तो ये सारे जो बल्कि ग्रुप्स हैं ये मिलकर रिपल्शंस क्रिएट करते हैं, और इन रिपल्शंस की वजह से ये जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, ये आउट ऑफ द प्लेन चली जाती हैं। और मैंने बताया था कि रेजोनेंस के लिए ज़रूरी है, मस्ट बी इन सेम प्लेन, कि जितने भी एटम्स हैं उनको सबको सेम प्लेन में होना चाहिए। तो जब आउट ऑफ प्लेन चली जाएंगी ये दोनों कार्बन्स इन रिपल्शंस की वजह से, बल्कि ग्रुप्स की वजह से, तो फिर जब आउट ऑफ प्लेन चली गई तो फिर तो रेजोनेंस भी नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए रेजोनेंस इस स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बल्कि ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से ये बल्कि ग्रुप्स इनको रिपेल करते हैं, इन कार्बन्स को 1 और 4 कार्बन्स को रिपेल करते हैं, और इन रिपल्शंस की वजह से ये रेजोनेंस नहीं दिखा सकते, ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, सेम प्लेन में नहीं रहते। ठीक है, और रेजोनेंस के लिए बेसिक रूल ही यही है कि तमाम एटम्स सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह के एक और स्ट्रक्चर भी है, ये देखिए। सब बल्कि ग्रुप्स का आपने क्या बताया, बल्कि ग्रुप्स क्या करते हैं? जिसके बल्कि साथ ग्रुप, अटैच, ये देखिए, ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं, ये देखें, ये जो 3 मिथाइल ग्रुप्स इसके साथ लगे हुए हैं, यानी कि जो बल्कि ग्रुप्स हैं, ये बल्कि ग्रुप्स रिपल्शंस इस ग्रुप के ऊपर लगाते हैं। ये जो कार्बन नंबर 4 है ना, इसके ऊपर कार्बन, ये वाला जो कार्बन 3 टर्शरी लगा हुआ है, 3 कार्बन जिसके साथ लगे हुए हैं, ये रिपल्शंस क्रिएट करता है इस कार्बन पर, जिसकी वजह से ये दोनों कार्बन एक प्लेन में नहीं रह पाते, ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन, और ये भी आउट ऑफ प्लेन चला जाता है इस कार्बन की रिपल्शन की वजह से। तो जब भी आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं तो इसका मतलब फिर ये सेम प्लेन में ना रहा पूरा मॉलिक्यूल। तो जब सेम प्लेन में नहीं है तो फिर रेजोनेंस भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि रेजोनेंस के लिए ज़रूरी है कि तमाम एटम्स, जितने भी एटम्स हैं, इनको सबको सेम प्लेन में होना चाहिए। देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखें, वो कहता है 2,6-NN tetramethyl aniline is more stronger base than NN dimethyl aniline। यहाँ एक मॉलिक्यूल हमें दिया गया है 2,6-NN, 2 और 6 पोजीशन पे, और फिर 2 ग्रुप्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, 4 ग्रुप्स हैं, कौन कौन से? टेट्रामिथाइल, इनके 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं, और कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? पोजीशन नंबर 2 पे, पोजीशन नंबर 6 पे, और फिर 2 ग्रुप्स नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं। एन का मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ये देखिए, ये 2 ग्रुप्स नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप्स, और 2 पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6 पर लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप्स। ये है NN26 टेट्रा मिथाइल एनिलीन। ठीक है, और ये है NN डाइमिथाइल एनिलीन, कि नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो वो क्वेश्चन ये कहता है कि जो 2,6 टेट्रामिथाइल एनिलीन है वो मोर स्ट्रॉन्गर बेस है, ये वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है इस बेस के मुताबिक, इस बेस के देखा जाए तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो लॉन पेयर अवेलेबल है, ये वाला लॉन पेयर, ये डीलोकलाइज हो जाता है। ये देखें, ये डीलोकलाइज हो गया, अंदर चला गया सारा, इसने डबल बॉन्ड्स बनाए, और इस तरह से इसमें रेजोनेंस हो जाती है, यानी कि लॉन पेयर अवेलेबल ही नहीं है डोनेट होने के लिए। जबकि 2,6-NN डाइमिथाइल एनिलीन में देखा जाए, ये वाला टेट्रामिथाइल एनिलीन में, इसमें भी लोन पेयर तो है, लेकिन ये 2 बल्कि ग्रुप साथ लगे हुए हैं। CH3 इस तरफ भी है 6 कार्बन पे, और पोजीशन नंबर 2 पे भी है CH3, ऊपर से इधर भी CH3 है नाइट्रोजन पे, और इस साइड पे भी CH3 है। तो इतनी रिपल्शंस क्रिएट हो जाती हैं कि मॉलिक्यूल में ये जो N के ऊपर CH3 ग्रुप्स हैं और N समेत ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप इस प्लेन से आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। ठीक है, आप फर्ज कर लें कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये इस पेज के ऊपर ऐसे ऐसे लेटा हुआ है। ठीक है, इसमें ये जो N ऊपर CH3 है, ये ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, उस प्लेन से बाहर आ जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन आ जाएंगे, जिस वजह से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस रेजोनेंस में डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा
तो ये इसका मतलब फिर ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, और अगर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा इसका लोन पेयर, तो इसमें लोन पेयर रेडीली अवेलेबल होगा। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस है एन डाई मिथाइल एनिलीन से, जिसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होता। ये क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, इसी तरह से ये देखें, एक और एग्जांपल है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट इसमें कैसे होता है? अल्कोहल्स की एसिडिटी देखी जाए, CH3OH C2H5OH इज ग्रेटर एसिडिक देन 2-propanol इज ग्रेटर एसिडिक देन टर्शरी ब्यूटानॉल। तो ये मैंने ड्रॉ किए हैं मिथाइल ग्रुप, मेथनॉल, एथनॉल। इसी तरह से 2-propanol में ये देखें, इस कार्बन के साथ 2 ग्रुप्स हैं CH3 और इस टर्शरी ब्यूटानॉल में 3 कार्बन लगे हुए हैं इस कार्बन के साथ। ठीक है, इसको हम टर्शरी ब्यूटानॉल कहेंगे। वो कहता है कि टर्शरी ब्यूटानॉल सबसे कम एसिडिक है, सबसे कम एसिडिक यही है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसमें बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं, ये बल्कि ग्रुप्स हैं CH3 बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं, जिसकी वजह से हिंड्रेंस आ रही है। हिंड्रेंस किसको आ रही है? जिस ग्रुप ने आके H+ को एक्सेप्ट करना है। एसिड वही है ना जो H+ डोनेट करेगा, तो H+ डोनेट तभी होगा ना जब कोई इसको एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी इसको आकर लेकर जाएगी। तो इसको लेकर आने वाली स्पीशी के रास्ते में इतनी रुकावटें हैं, ये देखें इतने इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स इसने लगाए हुए हैं, उसको रास्ता ही को नहीं मिलना। वो आएगा तो उसका वापस चला जाएगा कि यार तुमने रास्ता ही नहीं दिया मुझे, मैं तुम्हारा H+ कैसे एक्सेप्ट कर लेता, तुमने मुझे इतने आगे से इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स लगाए हुए थे, मेरे रास्ते में तुमने कांटे रखे हुए थे, मैं कैसे आ जाता। तो इसमें CH3OH, इसमें ये छोटे छोटे हाइड्रोजन है, इसको तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो कोई हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करते। तो इसमें आने वाला जो ग्रुप है, स्पीशी है, जिसने H+ आयन को एक्सेप्ट करना है, वो आसानी से आ सकता है, H+ को लेके जा सकता है, यानी इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी और इसकी एसिडिटी कम होगी। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, अमाइंस की अगर बेसिसिटी की बात करें तो 3 डिग्री अमाइंस आर लेस बेसिक देन 2 डिग्री अमाइंस। ये स्टेटमेंट है, इसको जस्टिफाई करना है आपने। 3 डिग्री अमाइन का मतलब है ये ऐसी अमाइन जिसमें नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स, 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, इसे हम 3 डिग्री अमाइन कहते हैं। और 2 डिग्री अमाइन क्या होती है? जिसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, और 1 डिग्री जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा होता है। तो वो कहता है कि जो 3 डिग्री अमाइंस हैं वो लेस बेसिक हैं, लेस बेसिक। इसकी क्या रीजन आप कहेंगे कि 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स हैं, डोनेट करते हैं तो भी इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो भी अवेलेबल होगा, और वो लोन पेयर तो ज़्यादा अच्छे तरीके से डोनेट होना चाहिए था। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि बेसिसिटी के लिए ज़रूरी है कि जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई स्पीशी दूर से आए, और उसके रास्ते में फिर वही कांटे आए हुए हैं, CH3 इतने इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स लगाए हुए हैं इस नाइट्रोजन अमाइन ने। तो इसमें रास्ते में इसकी रुकावटें बहुत ज़्यादा होंगी, तो वो कैसे इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने आ सकता है। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट भी इस तरह से लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ 3 बल्कि ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स increases electron density on nitrogen of 3 degree amine, but due to crowding of 3 bulky groups hinders, रुकावट क्रिएट करते हैं द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, कि वो रुकावट बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट होने में, ये बल्कि ग्रुप्स रुकावट बन जाते हैं। ये भी क्लियर हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन दिखाते हैं जी? ये दिखाते हैं कार्बोकैटाइन्स, ये फ्री रेडिकल्स दिखाते हैं, ये अल्कीन्स दिखाते हैं, कार्बोनाइन भी कभी कभी दिखाते हैं। अच्छा, अब हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, इसको समझाते हैं यहाँ से। ये देखें, ये स्ट्रक्चर है। वो कहता है जी कि कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये CH2 ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे एक p ऑर्बिटल इसका एम्प्टी है। ये देखें पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो इस कैटाइन में जो इसमें हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी कि ऐसी कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसके साथ जो मिथाइल ग्रुप लगा हो या जो उसके पास जो साथ अल्काइल ग्रुप लगा हो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ डोनेट होते हैं। यानी ये जो बॉन्डेड, ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड के, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ आ जाते हैं, इस कार्बन की ये पॉजिटिविटी खत्म करने के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये इस कार्बन से हेल्प लेता है, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उसके यहाँ अपने साइड पे ले आता है। ये देखें, ये आ गए एज अ डबल बॉन्ड, ठीक है, और जो उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड था, वो उसके साथ वो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो चला गया, वो इधर आ गया, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, एक ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी बॉन्ड डोनेट कर सकता है अपना, इसी तरह इसका ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी इसी तरह से बॉन्ड डोनेट कर सकता है, और ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी इसी तरह से बॉन्ड डोनेट कर सकता है इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ठीक है। इसी चीज को, इस कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। अभी इसकी हम डेफिनेशन भी देखते हैं, पहले इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, या इस पे अल्काइल कोई हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा हो या कोई ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, तो इस कार्बन के साथ जो कार्बन होती है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ठीक है। और इस अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे उन्हें कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बोकैटाइन में एक्चुअली सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें मौजूद हैं। तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। एक ये देखेंगे, मैंने यहाँ से सिग्मा बॉन्ड हटा दिया और इसके दरमियान पाई बॉन्ड बना दिया, तो ये एक इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से इसके 2 और स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। अगर मैं इसका ये वाला बॉन्ड हटा के इसके दरमियान डबल बॉन्ड बना लूँ, और इसी तरह से अगर मैं इसका ये वाला बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड बना लूँ, तो तब भी ये हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसेस मिथाइल कार्बोकैटाइन में नहीं होता, ये CH3 पॉजिटिव में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। ठीक है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इस वजह से इसमें और 32 बेटा आपको माइक बार बार हो रहा है, 32 जी।
सो हमने देखा कि जब किसी कार्बन के साथ अल्फा कार्बन ही ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ही ना हो, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दे सकता। यानी कि वो इस तरह की जो कॉन्जुगेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स वाली कॉन्जुगेशन, वो नहीं दे सकता। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन इसके साथ कोई अल्फा कार्बन नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जैसे इसके पास था। ठीक है, तो ये मिथाइल कार्बोकेटाइन नहीं दे सकता। इस तरह से ये देखें, मैंने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए हैं। ये देखें, ये तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अगर मैं इसका ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, अगर मैं ये यहाँ पे ले आऊँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये देखें डबल बॉन्ड बन गया और ये यहाँ से बॉन्ड ख़त्म हो गया। तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। इसी तरह इसका दूसरा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मैं ये बना सकता हूँ कि ये अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ दूँ, ये इधर आ जाए डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर थर्ड ये स्ट्रक्चर है कि अगर मैं ये वाला बॉन्ड ख़त्म कर दूँ तो ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो मतलब ये कि तीन जितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन थे इस कार्बोकेटाइन में, तो इसके 3 ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बने। ठीक है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। तो इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतने ही अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड इसीलिए कहते हैं, ये देखें, ये यहां से बॉन्ड चला गया है, बॉन्ड नहीं रहा, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहां से बॉन्ड चला गया है, कोई बॉन्ड नहीं रहा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, सो नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, RS रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन्स थे, इसलिए इसके 3 ही नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते थे। ठीक है, अब देखें ये देखें, ये इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के साथ ये भी कार्बन है और इस तरफ एक ये भी कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन्स अल्फा कार्बन्स होंगी, अल्फा कार्बन्स। तो अल्फा कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन कितने हैं? इसके साथ 3 है, इसके साथ भी 3 है, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके हैं और 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके हैं। तो 3 + 3 हुआ 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इस कार्बोकेटाइन में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये, और इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो इसके लिए 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब इसमें काउंट करते हैं, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन है? जी हाँ, ये है अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया। अच्छा, इसके साथ कोई और कार्बन ये है, इसका भी एक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, इसलिए इसके 2 ही नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 2 ही नो बॉन्ड। माइक ऑफ रखें बेटा जी। फाइंड द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, इसमें आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बताने हैं आपने। पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, इस तरफ 3 हाइड्रोजन है, इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो गए 5, ऐसे ही है ना। ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन आ गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, 2 और 3 5। अब ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये वाली, इस कार्बन के 3 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3, और चौथा बॉन्ड किधर है? हाँ जी, वो हाइड्रोजन के साथ है जो यहाँ पे शो नहीं किया गया। ठीक है, तो जो इसका 4th बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ है, यानी कि ये 4th अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है। ठीक है, एक अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, इस कार्बन के पास भी है, तो टोटल मेरे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं इस कार्बोकेटाइन में, तो इसलिए इसमें 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या है जी? कॉन्जुगेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी कॉन्जुगेशन, conjugation of sigma electrons of carbon hydrogen bond with p electrons, with p electrons, यानी कि p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ। ठीक है, ये देखें, ये पाई ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है यहाँ पे। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं p इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अनसैचुरेटेड सिस्टम। ये देखें, अनसैचुरेटेड सिस्टम है,
ये इसका जो ये p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर इसके साथ कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। और विद p ऑर्बिटल ये पॉजिटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन भी हो सकती है। ये अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये भी कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ सकते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स हाइपर कॉन्जुगेटिव सिस्टम्स, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने भी आपको दिखाई हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ये देखें एग्जांपल्स मज़ीद आगे और भी हैं। हाँ जी, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इसी में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये देखें, वो कहता है स्टेबिलिटीज जो हैं टर्शरी कार्बोकैटाइन, ठीक है, टर्शरी फ्री रेडिकल या टर्शरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इन टर्न इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन, ठीक है। इस टर्म को आपने एक्सप्लेन करना है, ये कैसे पॉसिबल है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो टर्शरी कार्बोकैटाइन बना लेते हैं। ये देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर इसने कहा कि टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे कि इसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये तीनों अल्फा कार्बन है, तो तीनों के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, तो हर एक हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कितना बना टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसके 9 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, 9 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन की बात करें, सेकेंडरी में 2 कार्बन अटैच होती हैं, तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसलिए इसके 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें सिर्फ एक कार्बन है तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सबसे कम स्टेबल यही होगा, ठीक है। यानी जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं उतना ही वो आयन, उतना ही वो मॉलिक्यूल, वो उतना ही स्टेबल होता है, या वो रेडिकल उतना ही स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिकल की भी बात की जा सकती है, आयन की भी बात की जा सकती है, ठीक है, दोनों की बातें की जा सकती हैं। तो जिसके जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और स्ट्रक्चर्स कैसे याद रखने हैं कि किसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं, जिसके अल्फा हाइड्रोजन जितने उतने ही वो बनाएगा। जैसे ये इसको हम डिग्री के हवाले से भी कह सकते हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन डिग्री के भी हवाले से पूछा जा सकता है। 3 डिग्री कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। तो 3 डिग्री का मतलब कि कार्बन जिसके साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं उसको 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, इसी को टर्शरी कार्बोकैटाइन भी कहते हैं, ठीक है, टर्शरी कार्बोकैटाइन। ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है जिसके साथ डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच होती हैं, सेकेंडरी, इसको 2 डिग्री कार्बोकैटाइन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको 1 डिग्री कहा जाता है जिसमें एक कार्बन है, और जिसके साथ कोई कार्बन नहीं होती उसको भी 1 डिग्री कार्बोकैटाइन ही कहते हैं, ठीक है। सो ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन। सो कार्बोकैटाइन्स की भी हमने स्टेबिलिटी की बात कर ली। उसके बाद ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल 2, वो कहते हैं आइसोब्यूटाइलीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन। आइसोब्यूटाइलीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन, एक्सप्लेन करें कैसे। ये देखें आइसोब्यूटाइलीन है, ये आइसोब्यूटाइलीन में ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आपने देखना है कि इस कार्बन के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, ठीक है। 2 ही कार्बन हैं जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच हैं, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। इसको भी अल्फा कार्बन कहेंगे, इसको भी अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है, अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन इसके साथ मौजूद है, तो इस वजह से ये कार्बन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पे डबल बॉन्ड की तरह शिफ्ट हो सकते हैं, और ये जो डबल बॉन्ड होगा वो आगे एज अ नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है। बल्कि इसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ये देखें CH3 CH2 सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज ही आता है, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह से ये देखें, ये एक अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा तीसरा 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, तो टोटल इसके कितने बनते हैं 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्योंकि इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं,
ठीक है, तो 1 और 5 और भी बनेंगे। इसी तरह 1 ब्यूटीन की बात करते हैं तो 1 ब्यूटीन में ये देखें 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ये है, तो इसमें ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन है और उस कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब 2 ही इसके सिर्फ बनेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 2 रेजोनेंस, 2 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स में बनेंगे, नो बॉन्ड कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर सिर्फ 2 बनेंगे, एक इस हाइड्रोजन की वजह से, एक इस हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, ये देखें, ये बॉन्ड के साथ कार्बन CH2 है डबल बॉन्ड, ये भी इसके साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, मतलब ये अल्फा नहीं होगी कार्बन? ये कार्बन नहीं, हमने ये देखना है कि जो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड बना रही है उस कार्बन की कॉन्जुगेशंस कितनी हो सकती हैं। अगर हम इसकी देखना चाहते हैं ना, तो फिर इसको देखना होगा कि इसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं, इसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो हम नो तो नो इसकी बात ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि जो CH है दरमियान वाला, इसका आपने कहा ना कि जो अल्फा कार्बन है वो इधर वाला है, मतलब जिसके साथ हाँ जी, और जो ये राइट वाला है ये डबल बॉन्ड जिसके साथ है, क्या ये अल्फा कार्बन नहीं है दरमियान वाले की? नहीं 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 नहीं, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा नहीं है, तो क्योंकि ये ये क्यों नहीं फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है और ये इस फंक्शनल ग्रुप की जो कार्बन है वो ये कार्बन है, और इस कार्बन पे हमने देखना है कि कितने डायरेक्टली कार्बन अटैच हैं इसके साथ, इसके साथ सिर्फ एक ही है। ठीक है, अगर हम उस तरफ बात करते हैं वो तो फंक्शनल है, वो तो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ नहीं जाना, उससे ऑपोजिट साइड की तरफ देखना होता है। जैसे ये देखें, ये कार्बोकेटाइन है, इसके हमने ऑपोजिट साइड पे देखना होता है कि इसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं, उस फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव नहीं करते। ठीक है, उससे ओके ऑपोजिट साइड, जैसे ये ओके इससे ऑपोजिट साइड की तरफ मूव करना है। ओके, इसी तरह से ये भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये देखिए, वो कहता है क्वेश्चन दिया जाएगा, इन 1 प्रोपाइन CH3C बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर 1.46 एंगस्ट्रॉम होती है देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रॉम है और जो हमें मिलती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो 1.46 है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 1 प्रोपाइन में ऐसा क्यों होता है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली कार्बन नंबर C2 और C3 के दरमियान ये कम होती है। ठीक है, ये कम होती है, होना तो इसकी ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की तो बॉन्ड लेंथ हमेशा 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर आप मिथाइल कार्बन की बात करते हैं, प्राइमरी कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कम है, तो आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? आप कहेंगे क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है और यहाँ पे इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अल्फा कार्बन मौजूद है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन इस बॉन्ड की तरफ मतलब शिफ्ट हो सकते हैं, ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकते हैं एज अ डबल बॉन्ड, तो इस वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। 2 बॉन्ड्स आ गए ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है, तो इसलिए ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई यही हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट करता है, इट इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हम हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसलिए ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स दे सकता है। डाइपोल मोमेंट की बात करें, टॉलुइन हैज डाइपोल मोमेंट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ये टॉलुइन के जो डाइपोल मोमेंट है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ है कि टॉलुइन में इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इसमें डोनेट हो सकते हैं, ऐसे ये डबल बॉन्ड, ऐसा डबल बॉन्ड फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिथाइल से बेंजीन की तरफ मूव करेगी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, ये देखें ये कॉन्जुगेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से, इट इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ये था हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये FSC वाला है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, जो मैंने अभी पढ़ा भी दिया है आधे से ज़्यादा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between hydrogen atom covalently bonded to highly electronegative element and lone pair
of electrons on of highly electronegative element of another molecule is called hydrogen bond. इसको मैं यहाँ पे देखें, इसमें मैं यहाँ से समझाता हूँ. इस स्ट्रक्चर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. उसी दो कंडीशन से उसकी डेफिनेशन भी बन जाती है. दो कंडीशन कौन कौन सी? कि जिस हाइड्रोजन की आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, जरूरी है कि वो हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ा हो. फोन, FON, फोन याद रखने के लिए आसान है, FON फोन. ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, फोन, इन तीनों में से किसी के साथ जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है. पहली शर्त कि हाइड्रोजन का किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए. पहली शर्त है. दूसरी शर्त क्या है? कि जो फ्लोरीन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फोन, वो अपना लोन पेयर उसके पास अवेलेबल हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए. ऐसा ना हो कि वो हाइड्रोजन, वो पहले उसका लोन पेयर कहीं यूज हुआ पड़ा हो. उसके पास लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकेगा. तो यही दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं. इसी दो कंडीशन से इसकी डेफिनेशन बन जाती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम विच इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये कि उसका हाइड्रोजन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए. एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फोन, ये फोन, FON फोन, ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, एक अदर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ. तो इसमें लोन पेयर और हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, कंडीशंस ये मैंने बता दी हैं. हाइड्रोजन मस्ट बी कोवेलेंटली बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड अनदर मॉलिक्यूल. दूसरे मॉलिक्यूल में दूसरा जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से लॉन्गर होता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड लॉन्गर है. ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये लॉन्गर है, इसकी लेंथ ज़्यादा है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से. कोवेलेंट बॉन्ड इसकी शॉर्टर स्ट्रेंथ है, ये शॉर्टर लेंथ है. ये मतलब जाहिर करता है, लेंथ शॉर्टर होने का मतलब है कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड देन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड. वीकर बॉन्ड है ये वाला. ठीक है, इज हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल मोमेंट but weaker than normal covalent bond. Hydrogen bond is directional bond. Hydrogen bond results formation of long chain and clusters of molecule. इसमें long chains बनती हैं molecules की. ये आगे चलता जाएगा. ये देखें long chain बन की. ठीक है, types of hydrogen bonding: intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. Intermolecular यानी कि दो molecules के दरमियान, ये HF का एक molecule है, HF का दूसरा molecule, दो molecules के दरमियान जो hydrogen bonding है उसे हम intermolecular hydrogen bonding कहते हैं. इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाए तो उसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. जैसे इसमें ये देखें H और इसके दरमियान सैलिसैल्डिहाइड में या ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में, ये भी हमने देखा था. ये एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है. अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट. एथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर सेम मॉलिक्यूलर वेट है, ये सेम मॉलिक्यूलर वेट है. ठीक है, मॉलिक्यूल एक जैसा हो, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तादाद काउंट कर लें, सेम होगी दोनों की, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट सेम है. ठीक है, लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है. एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है और डाईमिथाइल ईथर का -25 डिग्री सेंटीग्रेड है. इसका -25 है, इसका 78 है. तो आप क्या रीज़न देंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं?
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने की प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की फोर्सेस वो ज्यादा हैं, ठीक है, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं मॉलिक्यूल्स में तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो डाईमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो सकती, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए ये ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी की भी आप बात कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी पे कि कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जो, जैसे ये देखें मेथनॉल और एथेनॉल हाईली सॉल्युबल इन वाटर, कि मेथनॉल और एथेनॉल पानी के अंदर बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। एथेनॉल में भी OH है, इसमें भी OH है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज लोअर देन पैरानाइट्रोफिनोल, कि हम अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात करते हैं तो वो ज़्यादा सॉल्युबल है, सॉरी लेस सॉल्युबल है, लोअर सॉल्युबिलिटी इज लोअर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ओके, इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसको कवर करेंगे। और जहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा, मतलब कि आपने अपलोड करना है उधर? हाँ जी, कर दूंगा मैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर ये स्टेरी ओके सर, फैक्टर्स अल्लाह में कुछ जी जी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ। पॉइंट्स। सर ये स्टेरी फैक्टर है ना, इसकी एप्लीकेशंस ये नहीं करनी हाँ, क्या? स्टेरिक फैक्टर की सर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आपने कुछ तो पढ़ा दिया, 2-3 पढ़ाए हैं, लेकिन 2-3 इसमें रहते हैं, बुक में है वो। हिंड्रेंस के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ टू ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इफेक्ट ऑफ स्टेरी फैक्टर्स इन न्यूक्लियोफिल। ओके, मैं ये सर कल देखते ना, कल इस पे मैं देख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। ओके सर।